अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स 1965 के एक रोज़ एक शख्स अपने घर से इक्का पलको शहर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसके जहन में एक नावल का ख्याल आया। उसने अपनी गाड़ी रोकी, उसका रुख मोड़ा और घर आकर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। वो 18 माह तक मुसलसल लिखता रहा। इस दौरान उसके घर वाले 12,000 पाउंड के मकरूज़ हो गए। लेकिन जब 18 माह बाद वो घर से बाहर निकला तो उसके हाथ में एक शाहकार नावल का मसवदा था। व्यूअर्स, ख़ुद को घर में बंद करने वाला ये शख्स मरूफ नावल नगार गैब्रियल गार्सिया मार्किस था और इसके हाथ में जिस नावल का मसवदा था वो था तन्हाई के 100 साल। गैब्रियल गार्सिया मार्किस 1927 में कोलंबिया के शहर आराकाता में पैदा हुआ। उसने 23 साल की उम्र में पहला नावल लिखा, लेकिन इसका पब्लिशर तलाश करने में उसको 7 बरस बीत गए। लेकिन एक वक्त ये भी आया कि उसके एक नावल की, एक किताब की 2 करोड़ से ज़ायद कॉपियाँ फ़रोख्त हुईं। तन्हाई के 100 साल 1967 में पब्लिश हुआ। अब तक इसके दुनिया की 46 मुख्तलिफ ज़बानों में तराजम हो चुके हैं, जबकि इसकी 50 मिलियन से ज़ायद कॉपियाँ फ़रोख्त हो चुकी हैं। मार्किस को 1982 में 55 बरस की उम्र में अदब का नोबेल प्राइज़ मिला। मार्किस के नावल तन्हाई के 100 साल, वबा के दिनों में मोहब्बत और दीगर बलाएं और कर्नल को कोई ख़त नहीं लिखता के अलावा कुछ दीगर कहानियां जो हैं उनको भी उर्दू का रूप दिया जा चुका है। तन्हाई के 100 साल का तर्जमा उर्दू में डॉक्टर नईम क्लासरा ने किया है, जो बड़े खासे की चीज़ है। व्यूअर्स, गैब्रियल गार्सिया मार्किस के नावलों में याद, माजी, हकीकत और रोमान का मुरक्कब पाया जाता है। यानी कि इसके नावल जो हैं वो फैक्ट एंड फैंसी पर मबनी होते हैं। इनमें जादुई हकीकत निगारी भी पाई जाती है और ऐसा ही कुछ तन्हाई के 100 साल में है। तन्हाई के 100 साल एक ऐसे ख़ानदान की कहानी है जिसकी 7 नस्लों की मुख्तसर रूदात इसमें बयान की गई है। उर्सला और अरकैदो बोइंदा को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन दोनों के ख़ानदान इनकी शादी की मुखालफत इसलिए करते हैं कि इनकी शादी के नतीजे में जो बच्चे पैदा होंगे वो अरगवाने कहलाएंगे, यानी कि उनके पीछे दुम लगी होगी। उर्सला और बोइंदा अपने अपने ख़ानदान की मुखालफत की परवाह किए बगैर शादी तो कर लेते हैं, मगर वो इस बद्दुआ के असर से नहीं निकल सकते। दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आते, सिर्फ इसी खौफ से कि इनके यहाँ बड़े अजीबो गरीब बच्चे पैदा होने के चांसेस हैं। लोग बोइंदा को मुख्तलिफ़ किस्म के ताने देना शुरू कर देते हैं। एक दिन वो गुस्से में आकर एक आदमी का कत्ल कर देता है। उसको अपना इलाका छोड़ना पड़ता है। वो दलदली इलाके की तरफ चला जाता है। एक रात वो ख्वाब देखता है एक ऐसी बस्ती का जिसकी दीवारें शीशे की हों। 2 साल तक इस बस्ती की तलाश में रहता है। फिर ये हकीकत उस पर आश्कार होती है कि ऐसी बस्ती तो सिर्फ ख्वाबों ही में पाई जा सकती है। जिस जगह के बारे में उस बस्ती के होने का ख्वाब देखता है, उसी जगह पर वो दोनों मिलकर एक बस्ती का आगाज़ करते हैं, एक बस्ती की बुनियाद रखते हैं जिसका नाम मकंदो रखा जाता है। इस बस्ती में वो हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। उर्सला और बोइंदा के यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश होती है। एक बच्चे का नाम है होजे अरकैदो बोइंदा, दूसरे बेटे का नाम है कर्नल अर्लियानो और बेटी का नाम है अमरांता। वक्त गुजरता जाता है। दुनिया को इस बस्ती के बारे में कोई पता नहीं। ये सारे जहान से अलग थलग बस्ती है। ये अपनी ही दुनिया में आबाद लोग हैं। एक दिन वहाँ कुछ शोबदाबाजों का ग्रुप आ जाता है। वो लोगों को शोबदाबाजियाँ दिखाकर उनसे पैसे बटोरता है। वक्त गुजरने के साथ साथ वहाँ चर्च की आमद होती है। फिर एक दिन यूँ होता है कि सरकारी मजिस्ट्रेट वहाँ आन टपकता है। मजिस्ट्रेट के आने के बाद बस्ती का इंतज़ाम सरकार के मतहत कर दिया जाता है। अब होता है यहाँ सियासत का आगाज़। पहले बाहर से लोग आए, फिर मज़हब आया, चर्च आया, उसके बाद सरकार आई। अब सियासत का आगाज़ हुआ तो 2 पार्टियाँ वाज़े वजूद में आईं, एक लिबरल पार्टी और दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी। इख्तिलाफ़ात शुरू हुए। बस्ती में खाना जंगी का आगाज़ हो गया। ये खाना जंगी 20 साल तक जारी रही। 20 साल के बाद जब ये खाना जंगी बंद हुई तो कर्नल ओरलियानो इसमें हीरो बनकर सामने आया। नावल का इख्तिताम जब होता है तो कर्नल ओरलियानो कुछ दस्तावेज़ात पढ़ रहा होता है जिसमें वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि जो बस्ती 100 साल तक तन्हाई के हसार में रहे वो दोबारा नहीं उठ सकती। अब उसके साथ कुछ नया नहीं होने जा रहा। यूँ इस नावल का इख्तिताम होता है। इस नावल में मार्किस ने
3-4 चीज़ों का जो एक इम्तजाज है वो बयान किया है। इसमें याद है, इसमें माजी है, इसमें ख्वाब है, इसमें हकीकत है। और इसमें सबसे बड़ी हकीकत जो है वो ये है कि वहाँ नौआबादियाती निज़ाम का आगाज़ होता है, वहाँ कॉलोनियलिज़म आ जाती है, वहाँ बिल्कुल वैसे ही कॉलोनियलिज़म आती है जैसे हिंदुस्तान में हकीकत में आई, और जोसेफ कॉनरेड के नावल हार्ट ऑफ डार्कनेस में भी ऐसा ही होता है। तो मार्क्यूज ने यहाँ ये बयान किया है कि एक बस्ती जिसका अपना निज़ाम है, अपनी ज़िंदगी है, अपना तर्ज़ माशरत है, जब उस पर बैरूनी आकर उस पर काबज़ होते हैं, बैरूनी लोग आकर उस पर काबज़ होते हैं, तो उसका निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। पुराने लोग नए निज़ाम को कबूल करने में हिचकिचाते हैं, जबकि पुराना निज़ाम वो नहीं छोड़ सकते, और इस तज़ाद, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो तबाही होती है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। ऐसा ही कुछ इस नावल में भी होता है। मार्क्यूज के यहाँ 2 चीज़ें पाई जाती हैं। एक ख्वाब है, ख्वाब में अजीबो गरीब चीज़ें हैं, जैसे जो कर्नल ओरलियानो है उसकी एक रात के बारे में जो अजीबोगरीब, जो उसकी जो कह लें कि अज़दवाजी ज़िंदगी, उसके बारे में अजीबोगरीब चीज़ें हैं। ये वो अनासर हैं जो आम कारी को अपनी तरफ खींचते हैं, जबकि इसमें जो एक सीरियस मौजू डिस्कस किया गया है कॉलोनियलिज्म वाला, वो सीरियस कारी को अपने हिसार में लेता है। यूं गार्शिया का ये नावल हर तरह का जो कारी है उसके दिल में जगह बनाने में कामयाब हो जाता है। तो दोस्तों, यही वो इनफरादियत थी जिसने मार्क्यूज को अहद हाज़िर का सबसे बड़ा नावल नगार बना दिया। और ये नावल नगार जिसने सारी ज़िंदगी दुनिया भर के क़ारीन के लिए, दुनिया भर के अदीबों के लिए हैरत के नए जहान दरियाफ़्त किए, ख़ुद 17 अप्रैल 2014 को इस जहान फ़ानी से कूच कर गया, लेकिन जाते जाते अपने क़ारीन को, अपने पढ़ने वालों को, अपने रीडर्स को एक बात ज़रूर कह गया कि मुझे लम्हे नहीं सदियाँ सुनेगी, मेरी आवाज़ को महफूज रखना। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।